बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अनकरीब आपको अमेरिका और इसराइल की बहुत बड़ी लड़ाई नज़र आने वाली है। इतनी बड़ी लड़ाई कि आपको ऐसा लगेगा कि इसराइल के अंदर से अमेरिका के बहुत सारे लोगों का बहुत सारा डाटा निकल कर सामने आएगा, बहुत सारी चीज़ें। ये लड़ाई क्यों होने वाली है? इसराइल अब वो काम करने जा रहा है जो पूरे मिडिल ईस्ट को आग लगाने के लिए काफ़ी है। यानी वो करने क्या जा रहा है कि सारा वर्ल्ड उसके खिलाफ हो जाएगा। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये कोई आम शख्स नहीं है। ये इजराइल की तारीख का जो खतरनाक तरीन शख्स है वो है। अब इसमें ऐसा है क्या? इसका नाम है रोनन बार। ये असल में शिन बैत का चीफ है। शिन बैत बेसिकली इसराइल की दो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं। लोग शायद ये समझते हैं कि मुसाद सारे काम करती है। मुसाद असल में ऑपरेशन करती है आउटसाइड द कंट्री। जिस तरह इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ करती है मुल्क से बाहर, अंदर आईबी करती है, इसी तरह इसराइल के अंदर जो लोकल सतह पर पूरे इसराइल की जिसने सिक्योरिटी संभालनी होती है वो शिन बैत होती है। ये इसको हालिया चीफ अपॉइंट किया गया था कुछ हफ्तों पहले, और इस शख्स ने जो बयान दिया है वो अब तक का सबसे भयानक बयान है, सबसे ज्यादा भयानक बयान है। इसने कहा है कि हम लोग बैरून मुल्क, चाहे वो तुर्की हो, लिबनान हो, कतर हो, हमास के जितने लीडरान हैं उन सब को मारने के लिए जा रहे हैं। और ये बात उन्होंने पूरी दुनिया के सामने, यानी इसराइल का जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है कैन, उस पर आकर की। अब हुआ ये है कि ये पॉलिसी जाहिर सी बात है नेतन्याहू की। इस शख्स ने जो आकर ऐलान किया है उसने कहा है कि हम तुर्की में घुसकर मारेंगे, हम कतर के अंदर घुसकर मारेंगे, और हम लिबनान में घुसकर मारेंगे, और दुनिया के जितने ममालिक हैं जहां जहां जिनका नाम नहीं लिया वहां पर घुसकर मारेंगे। और फिर उसके बाद चाहे वो मुल्क हमसे जंग छेड़ दे, कुछ भी कर ले, हमें इस बात की कतन कोई परवाह नहीं है। आप अंदाजा कर लें कि सूरत हाल इस लेवल पर पहुंच गई है कि अगर आप मिसाल के तौर पर देखिए, कतर के अंदर तो अफगान तालिबान की जब बातचीत जारी थी और अमरीकी थे, तब तो वहां पर उनके ऊपर कभी हमला नहीं हुआ। तो ये शख्स उठकर कह रहा है कि कतर के अंदर भी मार देंगे। कतर में याद रखिएगा इस्माइल हानिया और हमास के जो लीडरान हैं उनका ऑफिस है ऑफिशियली। तो कतर को पहले इजराइल ने कहा था कि आप इनका ऑफिस बंद करें। उन्होंने कहा अगर हमने ऑफिस बंद कर दिया तो यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये पैदा होगी कि ये अब आपसे बातचीत का एक जरिया है और वो कम्युनिकेशन का जरिया खत्म हो जाएगा किसी ना किसी जगह। तो है जैसे हुआ क्या था, अफगान तालिबान का कोई ऑफिस नहीं था, तो उनको अमरीकी 3-4 साल पहले ढूंढते ही रहे कि कोई बातचीत कर ले, कभी किसी को भेजे कभी किसी को। फिर उसके बाद फैसला हुआ कि नहीं, इनका एक ऑफिस खोला जाएगा सारे ममालिक छोड़कर। फिर कतर की बात की गई थी कि एक ऑफिस था, वहां पर उनको स्पेस दी जाती थी, उनके लोग आते थे, बातचीत होती थी। जब आप ऑफिस बंद कर देंगे फिर आपने बातचीत किससे करनी? फिर तो जंग ही जंग है। तो आप अंदाजा करें, जब बातचीत हो रही होती है तो आप बातचीत करने वालों को मारते नहीं है। लेकिन आप अंदाजा कर लें कि इसराइल इतना पागल हो गया है, इतना पागल हो गया है कि वो कहता है कि हमने फटका देना है, हमने किसी को नहीं छोड़ना, हमने तुर्की से लेकर कतर में लेकर सबको मार देना। अब आप सोचिए, आप कतर में मारते हैं किसी को या आप तुर्की में मारते हैं तो आपने तो ऐलान जंग कर दिया। अर्दोगान चाहे जो मर्जी अभी जंग में कूदा नहीं। आपको क्या लगता है आप जाकर तुर्की के अंदर हमास के किसी लीडर को मारेंगे तो अर्दोगान जंग नहीं छेड़ेगा? अब आप ये सोचो, वो चाह रहे हैं कि जंग छेड़ दी जाए। यही तो असल बात है। अब अमेरिका की लड़ाई क्यों होने वाली है? अब आपको एक बात समझ आएगी जो हकीकत टीवी ने इस वीडियो के आगाज में कही है। ये जंग छिड़ने जा रही है। मिसाल के तौर पर आपने कतर में या आपने तुर्की में जाकर या लिबनान में आपने इसराइल, जाहिर सी बात है उन्होंने ये बात क्यों की, उसने क्लियर बात कही है कि भाई हमारे वहां पर एजेंट काम करते हैं हर जगह पर, तो हम ये करेंगे। आप अगर वहां पर जाकर मारते हैं इनको तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर आप तबाही लेकर आएंगे। आप उन ममालिक के साथ जंग छेड़ देंगे। आपको क्या लगता है कि आप तुर्की में मारेंगे तो तुर्क आवाम सड़कों पर नहीं आएगी? वो अर्दोगान को कहे कि उतारो फौज, अभी इमीडिएटली उतारो। नहीं कोई मुस्लिम फोर्सेस आती, बुजदिल हो चुकी है, छोड़ो। आप फोर्सेस उतारो, बदला लो। और फिर अर्दोगान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। अब सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है और वो बाइडेन की होने वाली है नेतन्याहू के साथ, यानी अमेरिका इसराइल की नहीं, बाइडेन की नेतन्याहू के साथ।
असल में अब जब आप ये काम करेंगे, ये जो टॉक्स हो रही हैं कतर के अंदर, इसको फैसिलिटेट कर रहा है अमेरिका। ये समझे इस बात को, इन टॉक्स को फैसिलिटेट कर रहा है अमेरिका। अमेरिका कंटिन्यूसली प्रेशर डाल रहा है नेतन्याहू के ऊपर कि आप ऑपरेशन, पहले तो उसने कहा था आप ऑपरेशन ना करें, फिर उसने कहा आप सिविलियन को ना मारे, लेकिन आपको चाहे वो बंकर बम भी इनको दे दिए, सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहा है कि किसी सूरत ये काम ना करो। अब आप ये सोचें कि बाइडन की जो पॉलिसी है, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की, वो ये कह रहा है कि नेतन्याहू जानबूझकर इस लड़ाई को बढ़ा रहा है, और उस लड़ाई को बढ़ाने के बाद जानबूझकर ये जंग को अपने इलाकों से बाहर लेकर जा रहा है। कभी वो कह रहा है मैं कतर के अंदर मारूंगा, फलाना मारूंगा, ताकि ये ममालिक जब उसके साथ जंग के लिए आ जाएं तो फिर वो ब्लेम अमेरिका पर करे कि अमेरिका इस जंग के अंदर अपॉर्चुनिटी थी उसके पास और वो मदद नहीं कर रहा है, इसीलिए हम हमास को शिकस्त नहीं दे सके। वो सारे का सारा मलबा जो हमास को शिकस्त ना देने का है वो अमेरिका पर डालना चाहता है। अब आप ये सोचिए कि बाइडेन ये सोच रहा है कि ये सारा कुछ वो सियासी तौर पर कर रहा है, अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी 7 अक्टूबर के हमले की थी उसको लेने की बजाय वो मजीद जंग करने के लिए जा रहा है। और वो कह रहा है कि असल में इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार जो है, मैं जंग तब तक करता रहूंगा जब तक विक्ट्री नहीं मिल जाती। वो अमेरिका को कह रहे हैं कि तुम ये दो, वो कह रहे हैं कि नहीं अगर हम इस जंग में कूदे तो हमारे हाथ से सबसे बड़ी बात है यूक्रेन निकल जाएगा, यूक्रेन निकला तो फिर पूरा यूरोप निकल जाएगा, फिर हो सकता है नेटो टूट जाए। ये बात सबसे बड़ी है, अमेरिका तनहा जो नेटो टूट सकती है, क्योंकि फिर यूरोप तो किसी सूरत जाकर नहीं लड़ाई कर सकता रशिया के साथ, वो तो कोई भी नहीं लड़ाई कि पुतिन के साथ तो वो फिर सुलह करेंगे, क्योंकि अगर ये मामला हो गया तो दुनिया के अंदर अमेरिका पर कोई भरोसा करेगा? ताइवान करेगा अमेरिका पर? भारत करेगा? अब आप ये सोचे 58 से 59 दिन की जंग के बाद फाइनली वो पॉइंट आ गया है कि जहां पर अमेरिका और इनकी शदीद लड़ाई हो रही है। देखिए 24 घंटे पहले लॉयड ऑस्टिन का बयान आता है, वो कह रहा है कि इस्राएली जंग हारने जा रहे हैं। अब ये बयान क्यों आ रहे हैं? ये CIA कह रही है, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझकर अपने लोगों से बयान दिलवा रही है। कैसे? लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि इस्राएली जंग हारने के लिए जा रहे हैं, किसी सूरत ये जंग नहीं जीतेगा अगर आप आम लोगों को मारते जाएंगे। उसने कहा कि आप आम लोगों को मार रहे हैं, आप गजा के अंदर मारे, फलस्तीन के अंदर मारे, और हालिया सर्वे ये बता रहा है कि 95% लोग हमास के साथ फलस्तीन में खड़े हुए हैं। तो वो कह रहा है कि फिर उसके बाद वो बदला लेने के लिए हथियार उठाएंगे, जिस तरह दाइश के अंदर शामिल होते, ये यहाँ पर उठाएंगे हथियार, और फिर वो सारे का सारा, अभी तो सिर्फ हमारी लड़ाई करिए, फिर सारा फलस्तीन तुम्हारे खिलाफ लड़ पड़ेगा, फिर तुम ये बच नहीं पाओगे, तुम आम लोगों को ना मारो, तुम हमास को मारो। प्रॉब्लम ये है कि हमास वो शिकस्त खा रहा है। अब वो ये बात कह रहा है कि तुम ये काम ना करो, ये कोई और नहीं कह रहा है, ये पेंटागन का चीफ कह रहा है कि इस्राइल ये जंग हारने जा रहा है। उधर आप ये देखें कि बाइडेन ने आकर बार बार नेतन्याहू को कहा कि तुम ये काम ना करो। असल में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को उसको ये बात पता है कि हो सकता है नेतन्याहू 2 हफ्ते बाद ना रहे वजीर आजम, हम कोई ऐसी पॉलिसी ना छेड़ दें, क्योंकि उसको पता है कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट कई हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट का वो हिस्सा जो नेतन्याहू के साथ है वो भी कमज़ोर हो रहा है, बाकी उनके अंदर डिवीजन है। किसी भी वक्त उनके इत्तेहादी 6 अगर साथ छोड़ जाते हैं तो हुकूमत उनकी गई। तो हम कोई ऐसी जंग ना छेड़ दें कि जिसके बाद नेतन्याहू चला जाए, पॉलिसी रिवर्स करनी पड़े और सारे का सारा मामला हमारे हाथ से निकल जाए। अब वो ये कह रहा है कि असल में नेतन्याहू जिम्मेदार है। वो बार बार इसको कह रहा है कि वो जानबूझकर वेस्ट बैंक में लड़ाई कर रहा है, वहां पर मारा है, लिबनान के अंदर मारा है, और वो इनकम्पैटिबल हो चुका है, किसी सूरत कैपेबल ही नहीं है कि वो हमास को मार सके। और आप ये देखें कि बगैर पूछे उसने हमसे यानी मुआहदा तोड़ा और दोबारा जंग का आगाज कर दिया। यानी ये सारी की सारी सूरत हाल होगी। उसने कहा इस सारे मामले के अंदर हम जब उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास गजा में व्हाट नेक्स्ट, तुम्हारे पास है क्या, क्या करोगे तुम जब ये फलस्तीनियों को मार दोगे या उनको निकालोगे, तो उसके पास कोई बात का जवाब नहीं है। ना उसके पास कोई ऐसी चीज है कि गवर्न कौन करेगा, बस उसके दिमाग में एक चीज है कि हमने कब्जा करना है, कौन आएगा दोबारा, क्योंकि वो प्लान बनाकर दुनिया को हम क्या जवाब देंगे। असल में वो ये बात ये कह रहा है कि हमने जब दुनिया को बताया था कि वहां पर पुतिन ये काम कर रहा है कि वहां से इलाके फतह कर रहा है, आम लोगों को मार रहा है, उनको निकाल रहा है और वहां पर कब्जा करना चाहता है, तो पूरा यूरोप हमारे साथ आया था। अमेरिका के अंदर ये जंग छेड़ी गई तो अमेरिकियों को हमने बड़ी मुश्किल से अपने साथ मिलाया। अलग बात है कि वो अफगानिस्तान की तरह परसेंटेज साथ ही नहीं थी।
तो दुनिया को हमने ये कहा कि ये काम सारे प्यूटन कर रहे, तो इसलिए हम जंग में कूदे। तो अब ये काम तुम कर रहे हो, तो कैसे हम अपने लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि तुम ये काम करोगे? बाद में कौन उसको गवर्न करेगा? तुम कह रहे हो नहीं हमने इलाके लेने हैं, तो ये दुनिया के अंदर ये तो नहीं होगा। आप ये देखो कमला हैरिस ने क्या बात की है, ये बात सबसे अहम है। कमला हैरिस ने कहा है कि जो मनाजिर वहां से आ रहे हैं फलस्तीन से, ये वाइस प्रेसिडेंट है यूएस की। आप यहां से अंदाजा कर लें कि अगर ये कतर के अंदर जाकर मारते हैं तो फिर इसराइल का हाल क्या हो सकता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस कमला हैरिस ने कहा है कि जो गजा से आम फलस्तीनियों को मारने की वीडियोस और मनाजिर आ रहे हैं, उनको देखकर आंखें अश्कबार हैं। वो अलग बात है चाहे मुनाफकाना तौर पर कहा कि हमारी आंखें अश्कबार हैं और हम ये देख रहे हैं कि इतने दर्दनाक मनाजिर हैं, इसराइल सिविलियन को मार रहा है, जबकि इस सूरत हाल के अंदर बहुत ही ज्यादा तबाही आ रही है। उसने कहा कि हम क्लियर बता देना चाहते हैं, गजा का फ्यूचर किसी सूरत नहीं बदलेगा। जो हुकूमत जिनके पास अब वही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगी, किसी सूरत नहीं होगी, ना उसके बॉर्डर में होगी, ना फलस्तीनियों को निकालने में, ना इसराइल को हम उस पर कब्जा करने देंगे, ना फलस्तीनियों को इनकी जगह से निकाला जाएगा, और ना गजा को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने देंगे। उन्होंने कहा इस सारी सूरत हाल के अंदर जो गजा के लोग हैं, उन्हीं की सिक्योरिटी, उन्हीं की हुकूमत होगी, उन्हीं का सब कुछ होगा। और इस सारी सूरत हाल में जो तस्वीर आ रहे हैं, हम कभी भी नहीं चाहते थे कि जिस तरह इजराइल ने वहां पर एक काम किया है, हम ये काम करते। अब आप एक बात बताइए कि अगर इतनी सूरत हाल अहम हो गई है कि अमरीकी सदर को कहना पड़ रहा है, सारे वो असल में ये सोच रहे हैं कि अमरीका का सदर ये कहता है कि वो इजराइल के साथ खड़ा है, नॉट विद नेतन्याहू। नेतन्याहू के साथ नहीं खड़ा, वो तो तीसरी जंग अजीम यानी करने पर तुला हुआ है। देखिए कल क्या हुआ है। अब यमन ने जब हमला कर दिया है कि कल 2 इजराइल के शिप उन्होंने तबाह कर दिए हैं, तो असल में उस वक्त पुश कर, अभी तक अमेरिका ने बहुत बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं दिया। ये कुछ 14-15 घंटे हो गए हैं, लेकिन फिर भी इसराइल इसको पुश कर रहा है कि नहीं तुम जंग छेड़ दो। आप ये देखिए, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर वो ओमान में थे और वहां पर अमरीकियों के साथ बातचीत रही, यानी उन्होंने ओमान को पैगाम दिया, उन्होंने आगे ईरान को पैगाम दिया, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बात आकर कही है। उसने कहा हम जंग नहीं चाहते, हम खित्ते के अंदर जंग नहीं चाहते, लेकिन जो इसराइल कह रहे से जंग हो जाएगी। ना अमेरिका जंग चाह रहा है, ना ईरान चाह रहा है, ना मिडिल ईस्ट चाह रहा है, कोई मुल्क नहीं चाह रहा है, इंक्लूडिंग हमास भी नहीं चाह रहे जंग, क्योंकि जंग से नुकसान है सिर्फ इसराइल चाह रहा है। और इसराइल के अंदर भी एक तबका नेतन्याहू वाला चाह रहा है। अब जो बाइडेन ये समझ रहा है कि नेतन्याहू की कुर्सी अगर निकल जाती है तो ये तो रहेगा नहीं, क्योंकि जो सूरत हाल है, तो फिर इस सारी सूरत हाल में वो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए सारा काम कर रहा है। आप अंदाजा करें कि नेतन्याहू कहता है मैंने बफर जोन बना देना है वहां पर, यानी वहां पर बफर जोन बना देना, वो इलाका पूरे का पूरा गजा हड़प लेना है, हमास को मैं मार दूंगा, कोई किसी तरह की मुस्लिम कंट्रीज को, फलस्तीन को वहां पर गवर्न नहीं करने दूंगा, हम वहां पर आएंगे, हम हुकूमत लेंगे, हम ये सारा काम करेंगे, ये वो। यानी आप अंदाजा कर लें कि आप इस तरह का तमाशा जो है वो करें। इसीलिए नेतन्याहू को अब सपोर्ट अमेरिका की आहिस्ता आहिस्ता वो खोते जा रहे हैं। अमेरिका ने बावजूद इसके कि अपना 15 अरब डॉलर का, जो खास तौर पर इनका सबसे अहम तरीन हथियार था एयरक्राफ्ट कैरियर, वो भेजा, मदद करने के लिए भेजा, लेकिन अभी तक वो उससे कोई हमला करने को तैयार नहीं है। ये बार बार नेतन्याहू उसको कह रहे कि तुम हमला करो, तुम हमला करो, तुम ये करो, तुम वो करो। वो कहता नहीं, हम इसराइल से, हम स्टेट के साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं करें, तुम्हारा नहीं पता कि तुम आज हो कल हो चले जाओ। लिहाजा पॉलिसी उनकी होती जा रही है क्लियर, क्योंकि इस खित्ते के अंदर अगर जंग छिड़ती है तो सबसे ज्यादा इसराइल से भी ज्यादा अमेरिका का नुकसान होना है। अमेरिका का इतना नुकसान होगा उसको। देखिए, आप अगर कतर के अंदर जाकर किसी बंदे को मारते हैं, यानी आप हमास को मारते हैं या तुर्की के अंदर मारते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो ममालिक हैं वो अपने अमेरिका को फिर अड्डे बाद में इस्तेमाल करने देंगे कि ठीक है आप जाओ इसराइल की मदद के लिए अड्डे इस्तेमाल करो? अमेरिका ये भी बात पर परेशान है कि कल को तुर्की मदद ना करने दे, कोई और मुल्क ना मदद करने दे, कि भाई आप लोग कर क्या रहे हैं? आप लोग उस कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं जैसे मेरे मुल्क में आकर मारा है। अब आप ये देखिए, नेतन्याहू प्रोवोक कर रहा है कि मारें, कोई करे, यानी भड़का रहा है कि किसी भी तरह कोई लड़ाई हो जाए। अब आप सोचें, अगर आपका सिक्योरिटी चीफ उठकर इंटेलिजेंस एजेंसी का ये कहता है कि हम बैरून मुल्क, ये बात किसी और मुल्क के चीफ ने कही होती तो दुनिया में हंगामा मच जाता। इतना धड़ल्ले से उठकर कह रहे हैं कि हम मारने के लिए आएंगे और किसी के बाप की जरूरत नहीं है हमें रोक पाए, हम ये कर देंगे, हम जो मर्जी, हम उसको खत्म करने जा रहे हैं।
यानी आप अंदाजा कर लें कि इतनी बड़ी आप जंग छेड़ने जा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में अमेरिका और इजराइल के दरमियान मामला काफी हद तक खराब हो चुके हैं। यही वजह है कि जो बाइडन इस वक्त नेतन्याहू के साथ है। नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? उसने कहा अपनी टीम को और अपनी कौम को, उसने कहा अमेरिका का मुझ पर इतना प्रेशर आ रहा है कि सिर्फ मैं हैंडल कर सकता हूं, अगर मैं ना रहा तो कोई नहीं हैंडल कर पाएगा। इजराइली कह रहे हैं जंग खत्म करो और पूरा वर्ल्ड कह रहे हैं जंग खत्म करो। इवन के इसराइल का मीडिया ये कह रहा है कि जंग खत्म करो, क्या आप ये जंग नहीं जीत पा रहे? तो इस सारी सूरत हाल में वो कहता है भाई मैंने कोई जंग खत्म नहीं करनी, ये लड़ाई है, लड़ाई रहनी है। तो अगर आप ये काम करेंगे तो आप जंग छेड़ देंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।